नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। इस वक्त सारी दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर लगी हुई हैं। फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष बढ़ते बढ़ते लेबनान और ईरान तक पहुंच चुका है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद से पूरी दुनिया इस बात से आशंकित थी कि इसके जवाब में इजराइल ईरान पर कोई बड़ा जवाबी हमला करेगा। लेकिन बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात इजराइल और ईरान के आसमान पर खामोशी छाई रही। फिलहाल इजराइल ने ईरान पर कोई जवाबी हमला नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद इस मिडिल ईस्ट के इलाके में युद्ध की महायुद्ध में बदलने की आशंकाएं अब भी बनी हुई है। आइए समझते हैं पिछले कुछ दिनों में क्या क्या घटनाक्रम घटित हुआ है। फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। दशकों से चल रहे संघर्ष में हमास के लोगों ने इजराइल पर कुछ दिनों पहले हमला किया था। उसके बाद इजराइल ने लगातार फिलिस्तीन के इलाकों में गजा पट्टी वगैरह में हमले करना शुरू कर दिए। इजराइल ने हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया। लड़ाई उस वक्त और तेज हो गई जब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया और हिजबुल्लाह के कमांडर इन चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। इस घटना के बाद हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने मंगलवार की रात को इजराइल पर मिसाइल अटैक किया। 150 से 200 तक बैलिस्टिक मिसाइलें, सुपरसोनिक मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेल अवीव और आसपास के शहरों पर गिराई गईं, जिसमें भारी तबाही हुई। हिजबुल्लाह का ईरान का दावा है कि इस हमले में उसने इजराइल के मोसाद के हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया है। उसके बाद यह आशंका थी, दुनिया को यह खतरा दिखाई दे रहा था कि अब इजराइल इसके जवाब में इसका बदला लेने के लिए अगले ही दिन यानी बुधवार गुरुवार की रात को ईरान पर कोई बड़ा हमला करेगा। इस दरमियान अमेरिका ने इजराइल का साथ देने का वादा कर दिया था। ईरान के हमले के बाद व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और उनके सुरक्षा सलाहकारों ने बैठक करने के बाद ऐलान कर दिया था कि इजराइल को जो बदला लेना है ईरान से, उसमें अमेरिका उसके साथ खड़ा है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने कल यानी बुधवार की रात को ईरान पर कोई हमला नहीं किया। इससे पहले उसने लेबनान पर चढ़ाई कर दी। लेबनान पर उसने ज़मीनी हमला किया। लेबनान के भीतर तक कई किलोमीटर तक इजराइल की फौजें घुस गईं। लेकिन ये मोर्चा इजराइल को भारी बैठा है। अब तक की जानकारी के मुताबिक लेबनान के लड़ाकों ने, जो पूरी तरह फौजी ट्रेनिंग पाए हुए लोग हैं, उन्होंने इजराइल की सेना के 15 जवानों को मार गिराया है। इजराइल की सरकार ने खुद 8 जवानों के, अपने इजरायली सैनिकों के मारने की बात को स्वीकार किया है। लेकिन उधर हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजराइल के 15 जवानों को मार गिराया है। ये मोर्चा इजराइल के लिए वैसे भी कठिन होने वाला है, क्योंकि ये ज़मीनी लड़ाई है। यहाँ पर कोई हवाई हमला नहीं हो सकता, और जब आप ज़मीनी लड़ाई लड़ने जाते हैं तो भौगोलिक परिस्थितियाँ अगर आपके पक्ष में नहीं हैं, जैसा कि लेबनान में इस इलाके में जहाँ उसने हमला किया है उसके पक्ष में नहीं थी, इसलिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के सैनिकों को मार गिराया है। इसके बाद जो अगला घटनाक्रम इस दरमियान होता है, वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये होती है कि अमेरिका ने कल यानी बुधवार को ये फैसला किया है कि वो इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले में साथ नहीं देगा। यहाँ तक कि अमेरिका ने इजराइल को इस बात के लिए तायीद कर दिया है, उसे रोक दिया है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला न करे। अगर ऐसा कोई हमला होता है तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। अमेरिका ने यह भी कहा है कि इजराइल आनुपातिक बदला ले सकता है, यानी जितना उस पर हमला हुआ है उतनी बदले की कार्रवाई वो अपने हमलों के जरिए ईरान से, लेबनान और फ़िलिस्तीन से, हिजबुल्लाह से ले सकता है। लेकिन
किसी भी सूरत में अगर इज़राइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर कोई बमबारी करता है, कोई हमला करता है, कोई मिसाइल अटैक करता है, तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। बुधवार को जो और 2-3 बड़े घटनाक्रम हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा घटनाक्रम ये है कि ईरान ने इज़राइल के प्रधानमंत्री, वहाँ के रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और तमाम अफसरों की कुल मिलाकर 11 लोगों की एक हिट लिस्ट जारी की है। ईरान ने इन्हें मोस्ट वांटेड इजरायली आतंकवादी कहा है। उस सूची को जारी करते हुए ईरान ने कहा है कि इन सब लोगों को ईरान बर्बाद करके रख देगा। इस हिट लिस्ट में किन किन लोगों के नाम है वो भी जान लीजिए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल के प्रधानमंत्री, योआव गैलेंट रक्षा मंत्री, हर्जी हलेवी स्टाफ जनरल के प्रमुख यानी सेना प्रमुख, टोमर बार इजरायली वायुसेना के कमांडर, सार सलामा इजरायली नौसेना के कमांडर, तामिर यादई ग्राउंड फोर्स के प्रमुख, अमीर बारम जनरल स्टाफ के उप प्रमुख, अहरोन हलीवा सैन्य खुफिया प्रमुख, ओरी गार्डन उत्तरी कमान के प्रमुख, यहूदा फॉक्स मध्य कमान के प्रमुख, एलिएजर टोलेडानो दक्षिणी कमान के प्रमुख। कुल 11 लोगों की, कुल 11 इजरायली अधिकारियों की हिट लिस्ट अंग्रेजी और हिब्रू में ईरान ने जारी की है। और इसके साथ साथ इन 11 लोगों, जिनमें पहले नंबर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम है, उनकी तस्वीरें भी साथ में जारी की गई। आप स्क्रीन पर ये हिट लिस्ट देख सकते हैं जो ईरान ने जारी की है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी घटना है वो घटना यह है कि इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनी गुटेरस यानी यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनी गुटेरस के इजराइल में आने पर बैन लगा दिया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को किसी देश में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। इजराइल ने एंटोनी गुटेरस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। एक तरह से ये पहली घटना है और इसके पीछे जो वजह बताई गई है, इजराइल का जो तर्क है, इजराइल का कहना यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने इजराइल पर हुए हमास के हमले, हिजबुल्लाह के हमले और ईरान के हमले की निंदा नहीं की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से इजराइल पर होने वाले आतंकवादी हमलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, इसलिए इजराइल संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को अपने देश में दाखिल नहीं होने देगा। ये पहली ऐसी घटना है। यद्यपि इस घटना के बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल पर हुई बमबारी की निंदा और आलोचना भी की है। इस बीच कल के इस पूरे घटनाक्रम के बाद ईरान द्वारा हिट लिस्ट जारी करना, यूएन जनरल सेक्रेटरी के लिए इजराइल की नो एंट्री, लेबनान में इजराइल का घिर जाना, वहाँ उसकी मात होना, इसके बाद इस लड़ाई के फिलहाल फैलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। लड़ाई शुरू होने के बाद यानी फ़िलिस्तीन के साथ इजराइल का संघर्ष, हालिया संघर्ष शुरू होने के बाद इजराइल कई अलग अलग मोर्चों पर घिर गया है, जिनमें फ़िलिस्तीन, लेबनान, ईरान, हूती, सीरिया, इराक, इन तमाम मोर्चों पर इजराइल को प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी पिछले दिनों इजराइल पर मिसाइल से हमला किया था। सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए उसने इजराइल के कुछ ठिकानों पर आक्रमण किया था। तो इस तरह इजराइल इस वक्त इस पूरी लड़ाई में कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। ऐसे में अमेरिका द्वारा उसका साथ देने से हाथ पीछे खींच लेना इजराइल के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अमेरिका किसी भी पारंपरिक लड़ाई के लिए इजराइल के साथ है, जैसा कि अमेरिका ने कहा है कि वो आनुपातिक बदला ले सकता है, लेकिन परमाणु ठिकानों पर हमला करने की, इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की किसी भी स्थिति में अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। इस पूरे घटनाक्रम में जबकि पूरी दुनिया
चिंतित है कि फ़िलिस्तीन इज़राइल की लड़ाई बढ़ते बढ़ते किसी विश्व युद्ध, किसी महायुद्ध में न बदल जाए, इस चिंता में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की बैठक आज गुरुवार को देर शाम बुलाई गई है। इसमें ताज़ा हालात पर बातचीत होगी। और इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रही इस लड़ाई में भारत की स्थिति क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी सरकार और हमारे देश की आधिकारिक स्थिति क्या है, ये जानने के लिए 2-3 तथ्यात्मक बातें जान लेना ज़रूरी है। नंबर 1, जिस हिजबुल्लाह और हमास को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है, जिनकी आतंकवादी तथाकथित आतंकवादी गतिविधियों को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है, ये दोनों संगठन आज की तारीख तक न तो संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से आतंकवादी संगठन घोषित किए गए हैं और न ही भारत सरकार ने आज तक हमास को या हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। दूसरी बात, भारत की हमेशा से आधिकारिक स्थिति फ़िलिस्तीन की आज़ादी के साथ रही है। भारत का स्टैंड हमेशा से ही फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, एक आज़ाद मुल्क के रूप में मानने और मान्यता देने की रही है। फ़िलिस्तीन के तमाम नेताओं के साथ यासिर अराफात से लेकर अब तक भारत के हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। यद्यपि इज़राइल के साथ भी भारत के रिश्ते वैसे खराब कभी नहीं रहे, लेकिन इस वक्त जिस वक्त ये लड़ाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, भारत को 2-3 मोर्चों पर चिंता करने की ज़रूरत है। खाड़ी में ये लड़ाई आगे बढ़ती है, ये युद्ध लंबा खिंचता है, इसका विस्तार होता है, तो इसका भारत पर 2-3 तरह से प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव तो ये होगा कि खाड़ी के मुल्कों में, मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में भारत के 90-95 लाख लोग काम करते हैं, वहाँ बसे हुए हैं, जिनमें करीब करीब 30 लाख लोग सऊदी अरब में हैं, 35 लाख लोग संयुक्त अरब अमीरात में हैं, बाकी बचे हुए कुवैत, कतर, बहरीन और अन्य देशों में इस वक्त काम करते हैं। ये सारे लोग, जो भारत के लोग इन खाड़ी देशों में काम करते हैं, वे वहाँ जो पैसा कमाते हैं उसमें से भारत में अपने परिवारों को भी पैसा भेजने का काम करते हैं। ये माना जाता है कि कम से कम $100 बिलियन विदेशों से हर साल ये भारतीय अपने परिवारों को भारत में भेजते हैं। ये $100 बिलियन का जो पैसा है, ये जो रकम है, ये भारत की अर्थव्यवस्था में परिचालित होती है, यहाँ पर तैरती है, हमारे बाज़ार में इसका इस्तेमाल होता है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था में खाड़ी देशों में बसे हुए भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाला पैसा एक बेहद अहम रोल अदा करता है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, हमारा जो ट्रेड है, हमारी कुल जो अर्थव्यवस्था है वो $3,500 बिलियन की है, उसमें 40% विदेश व्यापार से संबंधित है। और ये विदेश व्यापार भी अगर खाड़ी का ये युद्ध विस्तार पा गया, ये किसी महायुद्ध में बदल गया, किसी विश्व युद्ध में बदल गया, तो इसका दुष्प्रभाव भी भारत के पूरे व्यापार पर, आयात और निर्यात पर पड़ेगा। तीसरी बात, अगर खाड़ी का युद्ध और बढ़ा तो तेल की कीमतों में भी उछाल आएगा। तेल की कीमतें बढ़ने का मतलब ये है कि हमारे देश में, हमारे भारतीय बाज़ार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। यद्यपि इस वक्त हम ईरान से तेल नहीं मंगाते हैं। और अंतिम बात, भारत के फ़िलिस्तीन को लेकर स्टैंड के बारे में एक ऐतिहासिक तथ्य, भारत में इस वक्त एक ख़ास विचारधारा के लोग जिस तरह इज़राइल के साथ खड़े हैं, इज़राइल के लिए तालियां बजा रहे हैं, फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ हैं, उन्हें ये जानना चाहिए कि उनके अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी फ़िलिस्तीन की आज़ादी, फ़िलिस्तीन के एक राष्ट्र के रूप में, एक आज़ाद मुल्क के रूप में खड़े होने, उसे मान्यता देने के पक्षधर थे। और आखिर में एक बार फिर वही बड़ा सवाल कि इस वक्त जो लड़ाई मध्य पूर्व में सीमित है, आगे बढ़कर क्या वो विश्व युद्ध में बदलेगी? क्या जो देश इस वक्त 2 खेमों में बटे हुए हैं, वे आगे चलकर किसी बड़ी लड़ाई के मौके पर सचमुच में अपने अपने खेमे के साथ खड़े रहेंगे या युद्ध को टालने की कोशिशें करेंगे? आप जानते हैं कि इस वक्त फ़िलिस्तीन, लेबनान और ईरान की तिकड़ी के साथ
जो 3 बड़ी ताकतें हैं उनमें रूस, चीन और उत्तर कोरिया शामिल हैं। इसके अलावा इराक है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है और थोड़ा बहुत मिस्र भी है। दूसरी तरफ इजराइल के साथ सारी दुनिया को मालूम है उसकी पीठ पर अमेरिका का हाथ है, और जब अमेरिका साथ है तो नाटो के तमाम देश इजराइल के साथ हैं। इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। पर सवाल वही कि क्या ये सारे देश इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करेंगे या इसे किसी बड़ी लड़ाई में, तीसरे विश्व युद्ध में बदलने देंगे। आज शाम को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में दुनिया की इन तमाम ताकतों की क्या नियत और क्या मंशा होती है, यह आज रात को मालूम होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।